नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब चीन के संबंध में एक बहुत बड़ी समस्या है इस देश भारत की, तो उस विषय में भी कुछ विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। और इतना भारतीय जनता दल जरूर कहेगा कि चीन पड़ोसी तो जरूर है, लेकिन दुनिया का सबसे धोखेबाज, झूठ बोलने वाला, अपनी बात को से तुरंत वो पलट जाने वाला और मौके की तलाश कि कब आप मार्मिक हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, उसी मौके की तलाश रहता है। उसको भारत को एक्सप्लॉइट करने का। ये तो चीन की स्थिति है, लेकिन चीन के जो एजेंट है भारत के अंदर, ये वाम दल चीन की ही एजेंसी खोले हुए हैं और उसी के पैसे से भारत को अंदर से कमज़ोर करने की निरंतर साजिश में वो सक्रिय है। ये जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी काकस भी चीन से पैसे लेकर के अब तो ये प्रमाणित भी हो चुका है कि जब जो है यूपीए जो सरकार थी सोनिया मनमोहन की 2004 से 2014 के बीच में, तो इस राहुल गांधी ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से समझौता करके उसे रिश्वत लिया, वो भी राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए। तो वो भी और रिश्वत लेकर के भारत का बाजार दुश्मन चीन के लिए खोल दिया और भी गद्दारियाँ और भी गद्दारियों के लिए उसने पैसे लिए और वो गद्दारी बराबर भारत के खिलाफ चीन के पक्ष में करता रहता है गद्दार राहुल गांधी। तो ये दो खतरनाक भारत विरोधी ताकतें हैं राजनीतिक दलों के वेश में, एक तो वाम दल और एक दूसरा जीएनपीसी। तो चीन इनके भी बूते भारत को कमज़ोर करने की साजिश में लगा हुआ है। देखिए, भारत की ताकत चीन से बहुत अधिक है, बशर्ते वो ताकत संगठित हो तब। और चीन की जो फितरत है, हाँ जरूर है कि उसने इधर करीब 40-45 सालों में अपनी एक आर्थिक ताकत और सैन्य ताकत को बढ़ाया है, लेकिन उसकी सेना कितनी ताकतवर है इस पर बराबर सवाल उठते रहते हैं कि वो सेना वास्तव में वो चीन की सरकार की नहीं है, बल्कि वो चीन की पार्टी की है। और वहाँ की सेना बराबर समझती है कि हम जो है देश चीन के लिए
नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि अपने पार्टी के लिए लड़ रहे हैं। और उनमें जवानों की फिटनेस, जवानों के हौसले इत्यादि की तमाम शिकायतें रहती हैं। चीन के जो माने वो जो हथियार हैं और जो उसके जो लड़ने के जो फाइटर्स, लड़ाकू विमान और भी जो अस्त्र शस्त्र की बात है, उस पर भी कई संदेह जो है वो प्रकट होते हैं। लेकिन इस पर भारत को कोई बहुत ज़्यादा भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है। भारत को अपने बूते पर वह मजबूती करने की ज़रूरत है। हाँ, आर्थिक ताकत तो उसने बना लिया है, इसमें कोई शक नहीं, और बहुत विकास किया हुआ अभी अपने देश में। लेकिन वो विकास भी उसके मात्र 30% क्षेत्रफल में ही है। बाकी 70% वैसे ही जो है, वैसे ही वीरान, वैसे ही जो है वो अविकसित है। 30% में ही जो है, चूँकि चीन का क्षेत्रफल भी बहुत ज़्यादा है ना, तो 30% भी काफ़ी होता है। तो उसका विकास बस 30% में ही, 70% तो ऐसे ही है, और 70% को तो दिखाता भी नहीं है। तो एक तो वो बहुत झूठ बोलने वाला, वादा फरोशी, किसी बात पर काम में नहीं रहता है। और यहाँ का सिर्फ ये राजनीतिक पार्टियाँ नहीं, मीडिया भी, जैसे एनडीटीवी पूरा जो कम्युनिस्टों का पेपर है। द हिंदू इंग्लिश डेली ये कम्युनिस्टों का ही पेपर है। और भी चीन परस्त बौद्धिक वर्ग भी है, मीडिया भी है। तो ये कमजोरी है भारत की, और इन सभी की गतिविधियों को कुचलने की ज़रूरत है, या देश से बाहर निकाल देने की ज़रूरत है। लेकिन ये मोदी सरकार जो है, इन देश विरोधी शक्तियों को, ताकतों को निकालने के बजाय, उनकी गतिविधि को कुचलने के बजाय उनको अपने संरक्षण में पाल रही है। ये दुर्भाग्य है देश का। और दुर्भाग्य ये भी है कि इस पार्टी ने राष्ट्रवाद के नाम पर सत्ता हथियाई है। चीन के साथ भारत का बहुत व्यापारिक घाटा है। मतलब जितना निर्यात होता है उससे अधिक आयात होता है। हमारे देश में जैसे दिल्ली के चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा कि मुफ्तखोरी की इतनी बड़ी गंदी आदत है कि लोग इस गद्दार और आवाम विरोधी केजरीवाल को पहचानने में अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया। वो विवेक का अंधापन बहुत महंगा पड़ गया दिल्ली वासियों को भी और देश को भी। यह देश के सामने है जो घटनाएं हो रही हैं, खास करके कोरोना के महामारी के दौरान। तो मुफ्तखोरी एक बहुत बड़ा अंधापन है, और उसके काफ़ी शिकार हो गए हमारे दिल्ली के आदरणीय मतदातागण, भारतीय भाई बहन, और जिसका खामियाजा पूरी दिल्ली जो है बराबर भुगत रही है। और ये केजरीवाल बराबर झूठ बोलता है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और सारा पैसा खर्च कर रहा है विज्ञापन पर। और उस विज्ञापन की इतनी गुलाम है ये चैनल कि नहीं सोचते हैं कि भाई ये अवाम विरोधी है, ये देश विरोधी, देश का गद्दार है। उसकी बातों को ये चैनल वाले चंद पैसों पर वो दिखाते रहते हैं। तो बात हो रही थी कि मुफ्तखोरी की एक आदत। उसी प्रकार सस्ते के नाम पर हमारे देश के लोग चीनी सामान के दीवाने होते हैं, और व्यापारी वर्ग भी, उनमें भी देशभक्ति का अभाव होता है। वो नहीं सोचते हैं कि भाई ये चीन के सामानों को बेचना अपने देश के आर्थिक हितों के प्रतिकूल है। ऐसा जरा भी आभास नहीं होता। और हमको एक विचार साझा करते समय बहुत दुख होता है कि एक व्यापारी
नाम हम नहीं ले रहे थे, व्यापारी, और ख़ास करके जब ये दीपावली वगैरह आती है तो चीनी सामानों की बिक्री बहुत बढ़ जाती है, उसके खिलौने, उसके पटाखे, तमाम जो भी है। तो व्यापारी कह रहा था, देखिए उसकी मानसिकता, कि अरे चीन जो है कुछ ही दिनों में पूरे भारत पर कब्जा कर लेगा और हम उसके गुलाम बन जाएंगे। ये वक्तव्य बोला तो बड़े बड़े धड़ल्ले से बोला था व्यापारी। अब उस व्यापारी पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। ऐसी मानसिकता काफ़ी लोगों में व्याप्त है कि जिस तरह से चीन व्यापार कर रहा है भारत में और अपना सामान भेज रहा है, और लोग थोड़ा भी विचार नहीं कर रहे हैं कि उसके सामान को खरीदना और बेचना दोनों भारत के हितों के प्रतिकूल है, और कुल मिलाकर देश के साथ गद्दारी भी है, और भारत सरकार भी इस पर चुप है। तो ये बहुत बड़ी गंभीर बात है। चीनी सामानों, सिर्फ सस्ती के नाम पर चीनी सामानों को खरीदना और चीन के सामान को बेचना, दोनों जो है ये इस मुल्क के साथ गद्दारी है। और हमारे देश में देशभक्ति मैंने कहते हुए बुरा लगता है, लेकिन जो वास्तविकता है वो तो उसका एहसास तो करना ही पड़ेगा, उसको तो कबूलना ही पड़ेगा कि देशभक्ति जो है सिर्फ भाषणों में और ये किताबों में, कवि सम्मेलनों में, मुशायरों में और ऊंचे ऊंचे मंच से मंच की शोभा बढ़ाने वाले ऊंचे ऊंचे वक्तव्यों में ताकि वो सीमित रह गई। लोगों के जज्बे से, लोगों के आचरण व्यवहार से वो लगभग गायब हो चुकी है। ये कुछ अपवादों को छोड़कर, कुछ अपवाद जरूर होंगे, ये सबसे बड़ी। अब कोई कहता हो कि हमारे जितने भी इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, वो बात वो दूसरा पहलू है। हमारे इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, नर्स, पुलिस, सुरक्षाकर्मी, सेना, ये सब देशभक्ति के साथ काम तो करते हैं। लेकिन जहाँ यह पहलू आता है कि विदेशी सामान सिर्फ सस्ते के नाम पर उसको खरीदें और व्यापारी उसको बेचें, और देश का हित का जरा भी ध्यान ना हो, तो निश्चित है कि देश के साथ गद्दारी है। यह और मुल्कों से ज़रा सीखें, जापान से सीखें, फ्रांस से सीखें, जर्मनी से सीखें, अमेरिका से सीखें, इसी बात थोड़ी। तो चीनी सामानों को बेचना, चीनी सामान को खरीदना सिर्फ सस्ते के नाम पर, और भारत सरकार का इस पर चुप्पी साधना, और इसी को लेकर के एक बहुत बड़ा व्यापारिक घाटा कि हम जितना निर्यात करते हैं उसका कई गुना, सैकड़ों हजारों गुना आयात करते हैं चीन से। तो यह व्यापारिक घाटा जो है भारत के आर्थिक प्रयास के लिए जो है बहुत बड़ा खतरा है। और दूसरा, भारत की जो नीति है चीन के साथ, वो भी जिस प्रकार ये उसके साथ पेश आते हैं, लगता है कि जिसे कि वो भले कहते हैं कि सन 62 वाला भारत नहीं है, लेकिन जिस तरह से बातें करते हैं वो सन 62 की मानसिकता अभी गई नहीं है, कायरता वाली। देखिए, वाणी में ही किसी नेता की सारी मंशा जो है वो प्रकट होती है, और वाणी में वो ताकत होती है कि सरकार की नीति जो है उसी से प्रतिध्वनित होती है। इसका एक छोटा सा उदाहरण आप सभी के सामने दिया जा रहा है। आतंकवाद से बराबर आतंकवादी आते हैं, मार के चले जाते हैं, और इसके पहले मतलब 2004 के पहले और तमाम आतंकवादी घटना, कोई ऐसा शहर नहीं बचा था जहाँ पर आतंकवादी घटना ना हो। और सरकार की एजेंसी, खुफिया एजेंसी और राज्य सरकारें, केंद्र सरकार आपस में सब ये झगड़ा ही करती थी। एक तो वो मार के चले जाते थे या आपस में झगड़ा करते थे।
ये सिनारियो, ये परिदृश्य जो है वो देखने को मिलता था। और ये सोनिया मनमोहन की सरकार, जीएनपीसी की सरकार कहती थी कि हम पाकिस्तान से बात करेंगे। कभी कभी इस जीएनपीसी के ही नेता मंत्री बोलते थे कि भाई पाकिस्तान में न्यूक्लियर पावर है, उससे संभल के बात करना है। उसी को मैंने उसके इस धौंस और बार्गेनिंग पावर में हमेशा फंस करके ये बात करते थे कि वो न्यूक्लियर पावर है, वो आतंकवादियों को भेज करके मारता जरूर है, लेकिन हमको आतंकवाद के लिए उसे बात करनी है। बताइए आतंकवादियों से क्या बात करना। और फिर कश्मीर में जो आतंकवादी हैं, कश्मीर में जो अलगाववादी हैं, कश्मीर में जो पाकिस्तान परस्त है, उनसे भी बात करनी है। तो इतनी गंभीर बात को ये कह बोलते थे हम बात करते हैं। ये सिर्फ एक इतने सशक्त भारत को एक कार्य के रूप में प्रस्तुत करने का इन समूह का एक ये प्रयास था जीएनपीसी वालों का। इसी के विपरीत जरा सुनिए, एक मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार थी, जिसके प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। तो वो प्रधानमंत्री की क्षमता में मेघालय की राजधानी शिलांग गए थे। तो वहाँ का मुख्यमंत्री बोला कि सर डोल नहीं अब तक आया है। वैसे डोल माने दान होता है, DOL, डोल माने दान होता है। तो मोरारजी देसाई भी समझे भाई कि ये डोल वाली बात कहाँ से है। तो उन्होंने अपने कार्यालय में फ़ोन लगाया और लोगों ने बताया हाँ साहब डोल ये है। डोल मतलब ये जीएनपीसी की सरकारें पूर्वोत्तर के जो 7-8 या 6-7 प्रांत हैं उनमें दान दे करके, और वो दान का पैसा जो कि करोड़ों और अरबों में होता था, वो भ्रष्टाचार की भेंट जो है वो चढ़ जाता था। और उसी की सहानुभूति बटोर करके 7-8 MP की व्यवस्था, चाहे ये कांग्रेस पूरा देश से हार जाए, लेकिन पूर्वोत्तर भारत से 7-8 MP की व्यवस्था ये कर लेती थी उसी डोल के पैसे से। तो डोल सिस्टम एक इसने लगाया हुआ था जीएनपीसी ने। तो जब डोल की बात इनके सामने आई, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के सामने, और जब वहाँ से उनको मालूम हुआ कि डोल जो है, डोल का ये मकसद है और उसका दुरुपयोग इस तरह से है, तो उन्होंने चूँकि वो अर्थशास्त्री भी थे और आर्थिक यानी बारीकियों को अच्छी तरह जानते थे, तो उन्होंने उस मुख्यमंत्री से कहा कि देखिए भाई, आपको डोल तब मिलेगा कि आप खुद, आपकी जो राज्य सरकार है वो कितना रेवेन्यू पैदा करती है, कितना राजस्व पैदा करती है, उसी के अनुपात में, उसी के समानुपात में आपको डोल मिल सकता है। तो यह एक तार्किक और आर्थिक सलाह थी किसी भी प्रधानमंत्री की, किसी भी मुख्यमंत्री के लिए। तो जब उसको तार्किक बात सुनने को मिली तो वो चुप हो गया, वो सुट हो गया। तो उसने एक दूसरा मुद्दा उठाया कि सर हमारे प्रदेश में ये भूमिगत आतंकवाद यानी अंडरग्राउंड टेररिज्म ये सर उठा रहा है, अपना जो है ये गंदा सर उठा रहा है, माने इट इज़ रेजिंग इट्स अगली हेड। तो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने उस मुख्यमंत्री से पूछा तो आप क्या कर रहे हैं। उसने कहा कि सर हम क्या कर सकते हैं, हमारी छोटी सी पुलिस है, हमारी छोटी सी आर्म्ड पुलिस, हर एक प्रदेश के पास एक आर्म्ड पुलिस होती है, वो सशस्त्र पुलिस होती है, जैसे यूपी में कौन है, PSC है। तो उसने कहा कि हमारी एक छोटी सी पुलिस है, हमारी छोटी सी आर्म्ड पुलिस है, और हम इस आतंकवाद का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने उस मेघालय के मुख्यमंत्री से ये नहीं कहा कि भाई हाँ अरे हम सेना भेज देंगे, BSF भेज देंगे, और RPF भेज देंगे, SSB भेज देंगे, सब कुछ भेज देंगे, असम राइफल भेज देंगे, राइफल्स भेज देंगे। उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि आप एक आम सभा बुलाइए
और मैं उसको संबोधित करूँगा, बस यही उन्होंने कहा। आम सभा में मोरारजी देसाई हालांकि बहुत थोड़े में बोलते थे, लेकिन बिल्कुल मतलब की बात और ठोस बात। उन्होंने अंग्रेजी में कहा, द लैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज द लैंड ऑफ इंडिया, द लैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट is the land of India, and in it only Indians can reside. Therefore, those who have any less and least faith in the Indian people, in the Indian soil, as well as in the Indian constitution, shall have to leave this country immediately. ये हिंदी में उसका मतलब ये हुआ, ये जो पूर्वोत्तर है, जिसको पूर्वोत्तर कहते हैं, ये भारत की ज़मीन है, इसलिए इसमें सिर्फ भारतीय लोग ही रहेंगे इसमें। इसलिए जिन लोगों का यानी जिन तत्वों का यहाँ के लोगों में, यहाँ की मिट्टी में और यहाँ के संविधान में जरा भी कम विश्वास है, वो तुरंत इस देश को छोड़ दें। ये बेबाकी का वक्तव्य उन्होंने उसको जो संबोधित किया था शिलांग में जनता को, और ये पूरे देश में फैला। अब ये सवाल उठता है, क्या इतनी बेबाकी से मोरारजी देसाई के अलावा कोई और प्रधानमंत्री बोला था? जिस मोदी को ये बीजेपी वाले बोलते हैं 56 इंच का सीना वाले, क्या ये कभी भी ये बोल पाए थे कश्मीर के आतंकवादियों को कि ये कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग है, जिसका विलय भारत में अंतिम और पूर्ण रूप से हो चुका है, गलती से जो है वो पाक अधिकृत कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के कब्जे में, उसको भी वापस लिया जाएगा। इसलिए जिस किसी को भी भारत की मिट्टी में, भारत के लोगों में, भारत के संविधान में तनिक भी कम विश्वास है, वो तुरंत इस देश को छोड़ दें। क्या ऐसा बेबाक वक्तव्य देने की 56 इंच वाले मोदी जी की कभी हिम्मत हुई? कभी नहीं हुई। बाकी तो एनपीसी तो भारत की ही सत्ता पर बैठी हुई भारत के साथ गद्दारी हमेशा करती रही, ये अलग बात है। तो बात आई थी कि बेबाकी से कहने वाली बात। तो अक्सर इससे बोलते हैं कि ये 62 वाला भारत नहीं, भारत कुछ हमारी रक्षा तैयारियां तो हैं, इसमें कोई तशक नहीं है, लेकिन जिस तरह से हम पेश आते हैं इस वदा फरोश और चालबाज और झूठ बोलने वाला और मौका परस्त चीन के साथ, वो बिल्कुल वही कायरता वाली मानसिकता 62 वाली अभी भी स्पष्ट झलकती है। इसके साथ स्पष्ट देखिए, अब लद्दाख में वो गद्दार नेहरू तो जो है वो अक्साई चीन सहित जो है 42,000 वर्ग मील चीन के हाथों सौंप दिया उसने, उस गद्दार नेहरू ने युद्ध के बहाने। और गद्दार नेहरू यही नहीं, तिब्बत भी भारत में मिलने को तैयार था। तिब्बत का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 2/3 है और बड़ी ऊंचाई पर है और सामरिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। उसको भी एक गद्दार नेहरू, जिसके विषय में भारतीय मुक्ति दल ने बराबर अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को समझाया है। ये गद्दार नेहरू जो है भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का बहुत ही खतरनाक भारत विरोधी एजेंट और एक घातक दुश्मन और ऐतिहासिक सर्वाधिक गद्दार था ये जवाहरलाल नेहरू। तो भारत के खिलाफ इसकी गद्दारियों की एक लंबी फहरिस्त है, ये बताने की ज़रूरत है देश को, बहुत ज़रूरत है। तो तिब्बत भी भारत में मिलने को तैयार था। तिब्बत जो है सामरिक दृष्टि से भारत और चीन के बीच में, यदि तिब्बत भारत में होता तो आज पासा ही जो है वो पलट गया होता। तो मिलने को तैयार था, वो भारत में न मिला करके उसने, इस गद्दार नेहरू ने उस तिब्बत को चीन को सौंप दिया, जिसमें वो चीन ये बताया भी गया, लेकिन जानना जरूरी है,
जिसमें चीन तिब्बत में नरसंहार के जरिए वो तिब्बत पर कब्जा कर रहा था, तो उसका प्रतिनिधिमंडल नेहरू से मिलने आया था। उस प्रतिनिधिमंडल से ये मिलने को मना कर दिया, या उसको इंतज़ार करवाया, और इंतज़ार तब तक करवाया जब तक कि उसने एक चिट्ठी एक और गद्दार संदेशवाहक के पनिकर के जरिए चीन के शासक जो है माओ से तुंग को दिलवा नहीं दिया कि भारत चीन के तिब्बत के ऊपर सॉवरेंटी को स्वीकार करता है, सॉवरेंटी माने आधिपत्य को स्वीकार करता है। जब तक इस तरह का पत्र, लिखित पत्र जो है नेहरू का, वो माओ से तुंग को वो सौंपवा नहीं दिया गया, तब तक ये जो है उस तिब्बत के प्रतिनिधिमंडल से को इंतजार करवाता रहा। और इसके बाद वो कहा कि अब आप जाकर के माओ से तुमसे ही बात करिए, क्योंकि वही इस पर फैसला करें। इतना बड़ा गद्दार था ये भारत के खिलाफ ये नेहरू। नेपाल भी मिलने को तैयार था, इसलिए नेपाल भी डरा हुआ था चीन से, उसको भी मिलने नहीं दिया। बर्मा भी, हालांकि पहले तो अंग्रेजों ने अलग कर दिया था, वो भी मिलने को तैयार था। सिक्किम भी मिलने को तैयार था, लेकिन सिक्किम बाद में डर कर वहाँ की जनता ने फैसला किया कि वहाँ सिक्किम की सुरक्षा भारत के साथ ही है। हालांकि उसका श्रेय लूटते हैं जेएनपीसी वाले, ये गद्दार जेएनपीसी वाले श्रेय लूट के हमने उसको वो मतलब कि जेएनपीसी वालों को प्रयास नहीं है। वहाँ की जनता ने चीन से डर करके भारत में अपनी सुरक्षा देखते हुए वो विलय किया भारत में। वो जनता का फैसला है, ये जेएनपीसी का प्रयास नहीं। जेएनपीसी हमेशा एक तो गद्दार भी रही है देश की, और तमगा लूटने में सबसे आगे है, श्रेय लूटने में सबसे आगे। तो ये उसका प्रयास नहीं है। भूटान भी कह रहा था कि भूटान को, खैर कोई बात नहीं, भूटान की विदेश नीति और रक्षा नीति जो है भारत ही देखता है। तो सवाल इस बात का है कि ये इस गद्दार, ये नेहरू और गद्दार ये गांधी ने, मोहनदास करमचंद गांधी ने सिर्फ देश को ही नहीं बंटवाया, पाकिस्तान ही नहीं बनाया, बल्कि इस भारत के खिलाफ हर तरह से गद्दारी किया। तो उस 62 की लड़ाई के बहाने इसने अक्साई चीन सहित 42,000 वर्ग मील जो है चीन के हाथों में सौंप दिया। और उसके बाद नेहरू ही नहीं, उसके बाद ये गद्दार इंदिरा, गद्दार राजीव और भी सरकारें जो है वो उसकी सीमा पर कोई सड़क नहीं, कोई डिफेंस नहीं, वो 15-20 किलोमीटर और घुस गया। और इस प्रकार जो है 10,000 वर्ग मील और कब्जा कर लिया। इस जेएनपीसी वालों की मिली भगत से, चीन से मिली भगत से ये चीन के द्वारा भारत की ज़मीन पर ये सब गद्दारी जो है जेएनपीसी की है। और कितने पाखंड से, जरा देखिए कितने पाखंड से ये राहुल जो बोल रहा था कि उल्टे आरोप लगा रहा था इनके ऊपर, मोदी महोदय के ऊपर कि चीन की सेना घुस गई, चीन की सेना घुस गई। जिसने गद्दारी करके जो है अपने देश की ज़मीन 42,000 वर्ग मील जो है उसके बाप के नाना ने अपने दुश्मन चीन को दे दी, और उसकी दादी ने, उसके बाप ने और भी लोगों ने 10,000 वर्ग मील तक और घुसवा दिया चीन को। और उसने खुद चीन से पैसे लेकर के राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए चीन के पक्ष में जो गद्दारी करता रहा, पहले उसको देखा वो गद्दार राहुल गांधी। फिर लेकिन ये चैनल वाले बराबर उसके वक्तव्य को जैसे कोई ईश्वरीय वाक्य हो, कोई डिवाइन स्टेटमेंट हो, उसको ये गद्दार चैनल वाले दिखाते रहे। तो सारी कमजोरी भारत के अंदर है, और उन कमजोरियों को ये मोदी सरकार जो है जो ये पाल करके बहुत बड़ी गद्दारी कर रही है देश के खिलाफ। तो आज भी चीन के साथ जिस तरह से ये भारत सरकार पेश आती है,
62 वाली कुछ तैयारी तो हो सकती है, रक्षा तैयारी, लेकिन मानसिकता वही है। हम बात कर रहे हैं, क्या बात करना है उसे चीन से भाई? चीन से क्या बात करना? चीन जब कोई बात मानने को तैयार नहीं तो बात क्या करना है? देश की रक्षा नीति, विदेश नीति ये कहती है कि जब वो लद्दाख पर अपना पूरा माने दवा ठोकने के लिए वो एक दूसरा बहाना लाता है कि हमारा अरुणाचल प्रदेश है, तो देश हित में ये नीति कहती है कि भारत को कहना चाहिए कि हमारा जो है बीजिंग तक है। ये वो पूछेगा कैसे, क्या है कि हमारे यहाँ के शासक थे कनिष्क, उनका राज्य विस्तार जो है वो बीजिंग तक है और चीन की दीवार तक है। दवा ठोकिए, अपने आप वो भाग उठेगा। और जहाँ तक चीनी सामानों का ये भरमार है अपने देश में, उसकी काट के लिए वियतनाम एक देश है और ताइवान एक देश है। तमाम ये जो है सस्ते सामान दे सकते हैं और ये चीन की तरह खतरा नहीं है। तो उनको प्रमोट करने के बजाय ये सरकार और यहाँ के कुछ व्यापारी और यहाँ के लोग जो है चीनी सामान खरीदने और बेचने पर आमादा है। तो इस समस्या को भी देखने की आवश्यकता है और चीन ऐसे मानेगा नहीं जब तक कि वो पंगु नहीं होगा, वो मान नहीं सकता। और उसको पंगु करने के बहुत रास्ते हैं। भारत अपनी आर्थिक शक्ति और सैन्य शक्ति बढ़ाए। आर्थिक शक्ति बढ़ाने का सबसे शॉर्टकट तरीका यह है कि जो जीएनपीसी की लूट का जो काला धन विदेश में जमा है, आज की तारीख में 120 लाख करोड़ तो ये माँ बेटा जो डकैत हैं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी, इन्हीं के नाम पर काला धन है। और उसे जीएनपीसी के नाम पर आज की तारीख में 600 लाख करोड़ है। तो जो कुछ भी 100 लाख करोड़, 200 लाख करोड़, 300 लाख करोड़ ला करके अपनी सैन्य तैयारी, आर्थिक तैयारी, अब देखिए नमूने के तौर पर ये भारतमाला प्रोग्राम जो बनाए हुए हैं, जिसमें कि हाईवे है, एक्सप्रेसवे है और जितने भी बंदरगाह पोर्ट हैं उनसे जो कनेक्टिविटी वाली बात है, भारतमाला, ये कुल मिलाकर के मैंने वो 20-22 लाख करोड़ के आसपास है। पूरा तमाशा है, इससे अधिक है भी नहीं। और उसी में आपका फ्रेट कॉरिडोर भी है, यानी रेलवे का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC, तो 20-22 लाख करोड़ का ही मामला है पूरा इनका। यानी रेलवे का वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हुआ, भारतमाला हुआ और पूरी एक्सप्रेसवे, हाईवे और रेलवे स्टेशनों का मॉडर्नाइजेशन, पोर्ट का मॉडर्नाइजेशन और फिर आपका इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर, तो तमाम है। ये 20-22 लाख करोड़ में ही सब निपट रहा है। नदियों को जोड़ना वो भी 20-22 लाख करोड़ में निपट जाएगा। और बाकी पैसा हमारी जो रक्षा तैयारी और हमारे जो अनुसंधान है, DRDO है, इसरो है, यदि इनको पैसा मिले तो नासा से भी बहुत आगे निकल जाएंगे और एक से एक उपकरण जो है, रक्षा उपकरण जो है, तो मॉडल जो है ये तैयार करवा सकते हैं। तो करा करके पूरे हिंद महासागर में अपनी नौसैनिक शक्ति को बढ़ा करके और पूरा कब्जा करके जो चूँकि उसी रास्ते से अभी चीन का व्यापार हो रहा है, खास करके जो आपका ये मलक्का स्ट्रेट है, सुंडा स्ट्रेट है, वहाँ पर कब्जा करें। और ये सब जो है अंडमान निकोबार के पास ही है, तो आराम से जो है उसके व्यापार को कंट्रोल भी, चीन के व्यापार को कंट्रोल भी किया जा सकता है।
और जब भी चाहे तो उसको पंग भी किया जा सकता है। लेकिन इस तरह की देशभक्ति वाली मंशा हो तब ना, सिर्फ जो है राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके और जो है इन देश विरोधी ताकतों को पालना और चीन के आगे कर्ता के रूप में पेश होना, और जो है वो जो लद्दाख पर कब्जा करके किया हुआ है उस पर जो घिघी बंद कर देना। चीन ऐसे देश के साथ जो है यदि वो अरुणाचल प्रदेश की बात करता है तो भारत को भी उसी ईंट का जवाब पत्थर की नीति के अनुसार कहना चाहिए कि भारत का अधिकार जो है वो बीजिंग तक है, चीन की दीवार तक है। चूँकि हमारे अब इतिहास में जाइए और ऐतिहासिक अभिलेख के अनुसार जो है भारत का अधिकार वहाँ तक है, और भारत वो लेके रहेगा। बोलिए उसको, अपने आप वो भाग खड़ा होगा। और चीन के सामान की काट के लिए अपने यहाँ कुटीर उद्योग को विकसित करना होगा। वो कुटीर उद्योग भी वहाँ पर माने घर घर पे हैं, और वो उनके द्वारा बनाए हुए सामान, सस्ते सामान पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। तो लेबर माने जो मजदूर की कीमत जो है हमारे यहाँ भारत में भी चीन से भी सस्ती है। तो उसका उपयोग करते हुए जो है वो सारे इलेक्ट्रॉनिक के, खिलौने के, बैटरी के और भी सामान जो है अपने कुटीर उद्योग के द्वारा उसको विकसित करना होगा। और वो सामान जो चीन के सामान को अपने भारत में ही नहीं बल्कि विश्व बाजार में भी बहुत अच्छा उसको टक्कर हम दे सकते हैं। लेकिन ये मंशा हो तब ना, ये मंशा लाने के पहले देश के गद्दारों को बाहर करना होगा। ये जीएनपीसी इस देश के सबसे बड़े गद्दार है, गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी। अब जब हम गद्दार कहा जाता है तो अभी हमारे देश का कुछ तबका उसको वोट कर रहा है। जरा देखिए, भारतीय जनता दल तो अपने देशवासियों को, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बता रहा है कि अभी भी हमारे इन्हीं आदरणीय भारतीय भाई बहनों में कुछ तबका है ना जो कि अभी उनको वोट कर रहा है। उस गद्दार राहुल गांधी की सभाओं में भीड़ हो रही है। उसके चुने हुए लोग जो है विधानसभाओं में और लोकसभाओं में पहुंच रहे हैं, राज्यसभाओं में पहुंच रहे हैं। तो इतना गद्दार का इतनी जड़ें हैं देश में, तो देश जो है अपने पैरों पर मजबूत वो कैसे होगा? देश को यदि अपने पैरों पर खड़ा होना है तो इन देश विरोधी ताकतों को, भारत विरोधी ताकतों को जड़ से खत्म करना होगा। ये मोदी सरकार तो जो है राष्ट्रवाद का नाम लेकर के इन सारी खतरनाक देश विरोधी, भारत विरोधी ताकतों को पाल रही है, उनके पापों को धुल भी रही है, और साजिशें भी कर रही है कि देश के लोग इसको देश के लिए खतरनाक न माने, इसको देश विरोधी न माने, देश का गद्दार न माने। ये चीज़ें उसको से नमूना तो बताया गया था ना कि यूट्यूब पर आप जरा जाइए, इस गद्दार राहुल गांधी को पप्पू के रूप में तमाम जोक्स अब देखिए उसको तो पप्पू राहुल गांधी को पप्पू वाले जोक के माध्यम से दिखाने का क्या मतलब है? यह देश जो है राहुल गांधी को पप्पू माना है, उस गद्दार को। ये साजिश कर रही बीजेपी उस राहुल गांधी को बचाने, उस गद्दार राहुल गांधी को बचाने। और बीजेपी एक गद्दारी और उसे भी भयंकर कर रही है। ये जितनी भी देश विरोधी ताकतें हैं, जीएनपीसी उसमें सबसे आगे है, वाम दल है, और उनके साथ ये मीडिया वर्ग जिसमें एनडीटीवी है, आज तक है, न्यूज़ 24 है, एबीपी न्यूज़ है, और भी है। और पत्रकारों का माने जो कि देश विरोधी, भारत विरोधी पत्रकारों का एक गिरोह है। इसमें ये प्रणय राय है, अनुराधा प्रसाद है, रवीश कुमार है, निधि राजदान, निधि कुलपति, संकेत उपाध्याय, मनोरंजन भारती, श्रीनिवास जैन, संदीप चौधरी, मानक गुप्त,
अवसार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, आशुतोष, विनोद दुआ, राजदीप सरदेसाई, शेखर गुप्त, बरखा दत्त, आरफा खानम, सुरा भास्कर, आलोक जोशी, अशोक वानखेड़े और कोई अग्निहोत्री करके है, कोई मोहन करके है, शेष नारायण सिंह, शायद शेष नारायण सिंह शायद मर गया क्या पता नहीं, बता रहे मर गया इसी कोरोना में। तो वो भी माने नेहरू परिवार का चमचा और देश विरोधी पत्रकार था वो। तो शेष नारायण सिंह, एनके सिंह, विनोद शर्मा जो कि हिंदुस्तान टाइम्स का एडिटर इन चीफ है, वो पक्का चमचा है नेहरू परिवार का या जेएनपीसी का। विनोद शर्मा और राहुल कंवल, अजीत अंजुम, और सौरभ द्विवेदी, लल्लन टापवाला, उर्मिलेश, प्रभु चावला और कोई वरदराजन करके है, एक एन राम करके पहले इसका संपादक था द हिंदू का। ये सब बड़े खतरनाक भारत विरोधी पत्रकार हैं और उनका एक गिरोह है। और उसी प्रकार ये छोटे किस्म के मीडिया हैं, द वायर, कारवां, द क्विंट, द प्रिंट, और ये जो चार हैं ये अंतर्राष्ट्रीय भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों के मीडिया, जैसे लंदन से निकलने वाले गार्जियन और बीबीसी, अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स और टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, वाशिंगटन पोस्ट, ये सब भारत विरोधी मीडिया है। उनसे मिलकर के ये चारों कौन, कारवां, द वायर, द क्विंट, द प्रिंट, भारत विरोधी तमाम झूठी कहानियों के जरिए, रचित कहानियों के जरिए, फैब्रिकेटेड और कंकाक्टेड स्टोरीज के जरिए भारत को बदनाम करना, भारत के आर्थिक प्रगति को रोकना और भारत को अंदर से कमज़ोर करने की साजिश में बराबर लगी रहती है। तो और इसके साथ जो है आपका अर्बन नक्सल, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट, बारूदी बौद्धिक वर्ग, कन्हैया कुमार गिरोह और लुटियन या खान मार्केट गिरोह, पीएफआई, सिमी, एसडीपीआई, ये सभी भारत विरोधी जो ताकतें हैं जो कि मोदी सरकार के तत्वाधान में, उनके संरक्षण में पाली जा रही हैं। तो मोदी के जो भक्त हैं, मोदी के जो सिपा सालार हैं, इन देश विरोधी ताकतों को देश विरोधी और देश के गद्दार, देश के लिए खतरनाक नहीं बताते हैं। वो कहते हैं कि ये मोदी विरोधी है। बताइए, मोदी जी तो एक राजनीतिक हस्ती हैं, राजनीतिक माने पॉलिटिकल एंटिटी हैं, और पॉलिटिकल एंटिटी का विरोधी होना तो कोई गलत है ही नहीं। राजनीतिक विरोध तो स्वाभाविक है। तो राजनीतिक विरोधी के रूप में उनको पेश करके जो इन सारी देश विरोधी, भारत विरोधी ताकतों के गद्दारी के पापों को धुलने की साजिश ये बीजेपी कर रही है। और जरा सा इसकी विचित्रता तो देखिए, ये सारी देश विरोधी और भारत विरोधी ताकतें भी अपने बचाव में वह बीजेपी के सिपा सालारों, बीजेपी के या मोदी के भक्तों का ही तर्कों की रेखा, लाइन ऑफ आर्गूमेंट का सहारा लेते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई अरे हम देश विरोधी नहीं हैं, हम तो देशभक्त हैं। चूँकि हम मोदी जी का विरोध करते हैं, जो कि हमारा एक राजनीतिक अधिकार है, इसलिए हमको देश विरोधी कहा जाता है। तो इन दोनों का मतलब कि देश विरोधी ताकतों का भी तार्किक रेखा
और मोदी भक्तों और मोदी और बीजेपी के सिपा सालारों की भी तार्किक रेखा, लाइन ऑफ आर्गुमेंट एक ही है कि ये ताकतें मोदी विरोधी हैं, देश विरोधी नहीं हैं, देश के गद्दार नहीं है, देश के लिए खतरनाक। इतनी बड़ी खतरनाक साजिश जो है बीजेपी इस देश के खिलाफ कर रही है। तो समझ जाइए कि राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोरने वाली बीजेपी आज मुल्क के लिए कितनी खतरनाक हो गई है, सभी देशवासियों को समझना जरूरी है। और चीन के मामलों पर ये क्या वो राष्ट्र हित निभाएगी, ये जाहिर सी बात है। जबकि चीन को लेकर के या किसी को, जैसे पाकिस्तान का आतंकवाद है, अरे भाई एक वाक्य जो है जो मोरारजी देसाई ने ये होते तो यही कहते हैं ना कि भाई यदि एक भी घटना हुई पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादी और या आतंकवादी या उसके द्वारा स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है, एक भी घटना चाहे कश्मीर कहीं हुई, भारत अपना नुकसान सह करके भी पूरे पाकिस्तान को नष्ट में नाबूद कर देगा, उसको विश्व के नक्शे से मिटा देगा। एक बार वो बोल के देखिए क्या करता है। लेकिन आपकी वाणी में वो स्पष्टता और वो बेबाकीपन जो है होना चाहिए, जो कि बिल्कुल है ही नहीं, सिवाय 56 इंच सीने के। तो आज चीन के मसले पर भारतीय जनता दल के विचार बहुत ज़रूरी हैं देशभक्ति के नज़रिए से। तो ये जितनी भी देश विरोधी ताकतें, भारत विरोधी ताकतें, भारतीय समाज विरोधी ताकतें हैं, उनको नष्ट में नाबूद करना है ईवीएम मशीन पर और मतपेटी पर। तभी इस तरह की जो समस्याएं हैं उनके समाधान का रास्ता बनेगा। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।